Hello everybody, once again welcome back to Hell Garden। यह है बैटल थ्रू दी हेवंस फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 527। जैसा कि आप सबको पता हुआ कि अर्ली एक्सेस एपिसोड शुरू हो चुके हैं, यानी कि सारे बेसिक प्रीमियम मेंबर्स को मिलेगा एक एक्स्ट्रा एपिसोड। वहीं पे इमोर्टल एम्पर, इमोर्टल गॉड्स या उससे ऊपर के लोग 2 से 3 एपिसोड हमेशा आगे रह सकते हैं। बट अभी थर्ड एक्स्ट्रा वीडियो यानी कि इमोर्टल गॉड्स के लिए इशू ये आ रहा है कि एक तरफ तो हमें एपिसोड की ड्यूरेशन फिर से बढ़ानी पड़ी है, जिसमें फिर से 8 से 10 घंटे का टाइम लगता है। दूसरी तरफ जो तुम्हारे भाई की एक्सीडेंट की वजह से हालत खराब हुई थी, जिसकी वजह से पूरा फ्लो भी कट चुका है और मसल मेमोरी भी थोड़ी वीक हो गई है, तो हमें दोबारा से फ्लो में आने में थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन तब भी रात के 4 बज जाए, मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि आप सबको इमोर्टल गॉड एपिसोड देखने को मिले। आई होप आप कोऑपरेट करोगे। वैसे इस स्टोरी के बाद आप कौन सी स्टोरी को एक्सप्लोर करना चाहोगे? डेफिनेटली डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। बेसिकली हमें जितनी जल्दी आप सबके ओपिनियंस मालूम पड़ेंगे, नेक्स्ट स्टोरी की तैयारियां उतनी जल्दी कर सकते हैं। आखिरकार चाहे कैरेक्टर डिजाइन हो या फिर बाकी की चीजें, इट टेक्स टाइम। और अगर पिछले एपिसोड की बात की जाए तो उसमें जन वापस से अपने साथियों से मिला होता है, जहाँ जूनर और प्रिंसेस चैनचिन उसे सारे रूल्स के बारे में बताती है। फिर जीसी सिटी के सिटी लॉर्ड या इकट्ठे होने वाले सारे एल्केमिस्ट और उनके साथियों को मेडिसिन पिल मीटिंग की वेन्यू में भेज देते हैं। जियान और बाकी के सारे एल्केमिस्ट जहाँ टेलीपोर्ट हुए तो वो एक माउंटेन रेंज थी और इसके सामने होता है प्राइमेवल फॉरेस्ट। ये कंपटीशन का इनिशियल असेसमेंट टेस्ट होता है। एपिसोड के बिल्कुल लास्ट में जाके जियान एक होली एनर्जी से बने स्पिरिचुअल बीस्ट से मिलता है। दोनों के बीच में इंटेंस फाइट हुई थी। जियान उस होली एनर्जी बीस्ट को टैबू हॉल में कैद कर देता है, जो बेसिकली उसका रिइंकार्नेशन डोमेन था, पैलेस ऑफ टैबूज। फिर हम आगे के मामले को देखते हैं। सबसे पहले कान में आती बूम की साउंड उस टैबू पैलेस में से पावरफुल रिपल्स फैलती हैं। ये एक सैलाब की तरह पूरी केव को ढक देती हैं और फिर फैलती हैं प्राइमल फॉरेस्ट में। इन फ्लक्चुएशंस के कांटेक्ट में आके वो एंशिएंट बीस्ट इतने डर गए होते हैं कि ये सब नीचे धरती से चिपक जाते हैं। इनके मुंह से डरावने रोज निकलते हैं। अब इस पूरे प्राइमल फॉरेस्ट में फैले वो कई सौ एल्केमिस्ट इस टेरिफाइंग सोल डिस्टर्बेंस को सेंस करते हैं। इनकी नजरें फॉरेस्ट के सेंटर की तरफ जाती हैं। ये कहते हैं फ्लक्चुएशन। इवन कुछ पावरफुल फिगर अनकॉन्शियसली अपने पोस्चर को एडजस्ट कर लेते हैं। इनके एक्सप्रेशन सीरियस हो गए थे क्योंकि वो ऐसे मोमेंट से जज कर पाते हैं कि उस जगह पे कोई भी ऑर्डिनरी एग्जिस्टेंस नहीं होगा। हमारा ध्यान जाता है फॉरबिडन हॉल यानी कि पैलेस ऑफ टैबू के अंदर, जहाँ वो लिजर्ड स्पिरिट बीस्ट दहाड़ के बोलता है डैम ह्यूमन। ये सीटिस प्राइमल फॉरेस्ट का गार्डियन है। उसकी हल्की सी खुलने वाली आंखें इस अनफेमिलियर स्पेस को स्कैन कर रही थी। उसकी सोचने की क्षमता को एक मिस्टीरियस ऑरा ने ढक लिया था। इस वजह से खुद को बोलने से रोक नहीं पाता। हालांकि उसकी पूरी बॉडी होली चीज से बनी होती है, यानी कि इसकी सोचने की क्षमता और विजडम ये इंसानों से बहुत अलग नहीं थी, इसलिए नेचुरली बोल भी सकता था। उसके जस्ट अपोजिट अपीयर होता है सोल जियान, जो उस लिजर्ड स्पिरिट भी उसको देख के काम आवाज में कहता है, इस रैंक होली ची की स्पिरिट, तुम सच में अपनी रेपुटेशन के वर्दी हो। इवन दुखी कॉन्टेंट में 9 ग्रेड की पिल्स, इवन वो एम्पर ग्रेड की पिल्स, ये इंटेलिजेंस को जन्म दे सकती थी। तो फिर एक 8th रैंक होली ग्रेड का एग्जिस्टेंस क्या होगा? ये जीता जागता सबूत सामने होता है। हाउएवर तब भी जियान के दिल में कुछ डाउट्स थे। मेडिसिन टेम्पल प्राइमरी असेसमेंट में ही ऐसी बेशकीमती 8th रैंक होली ची क्यों देगा? बस इससे क्लियरली शो होता है कि इनकी फाउंडेशन कितनी डरावनी है। और आगे का रियल कंपटीशन ये ग्रेट 1000 वर्ल्ड के टॉप जीनियसेस के बीच की खूनी जंग होगी। वो लिजर्ड स्पिरिट भी सोल जियान को एक्सट्रीम विजिलेंस के साथ देख रहा था, मतलब एकदम चौकन्ना होके। वो मनी मन में सोचता है इंसान उसके परसेप्शन के हिसाब से इस हॉल और सोल जियान के बीच में एक बहुत ही क्लोज कनेक्शन होता है। और तो सोल जियान से जो प्रेशर एमिट होता है वो इवन उससे भी स्ट्रॉन्ग था। और तो इस टैबू हॉल की सप्रेसिव फोर्स ये जैसे उसकी सारी डिफेंस की लेयर्स को चीर रही हो। बस प्योर सोल रैंक की बात की जाए तो सच था कि लिजर्ड स्पिरिट बीस्ट हुआ युआन रियन के मिड से लेट स्टेज में होता है और जियान की सोल के खिलाफ डिसएडवांटेज में था। बट जियान के लिए अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि बीस्ट पावरफुल सोल कॉम्बैट टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकता था, जो उसके लिए बहुत डेंजरस होती है। हालांकि जियान की सोल पावर भी काफी वास्ट थी, लेकिन ऐसी हाई लेवल ट्रेनिकल सोल फाइटिंग स्किल्स इनकी उसके पास कमी होती है। लेकिन अभी ऐसे प्राइसलेस ट्रेजर को पोजेस करने के बाद भी वो यहाँ उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उस लिजर्ड स्पिरिट बीस्ट की बॉडी में से पफ 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 की आवाजों के साथ वो एमरल्ड लाइट निकलती है। खुलता है उसका रिइंकार्नेशन डोमेन, इसमें शॉकिंग थंडर इकट्ठी होती हैं। वो अपनी पूंछ को फटकार के बोलता है गो। सुनाई देती हैं विजिंग आवाजें। आसपास के थंडर एक जगह पे इकट्ठे हुए थे। एक ओवरवेलिंग सोल थंडरस्टॉर्म में ट्रांसफॉर्म होके सीधा स्मैश हो जाती है
हैं सोल जियान की तरफ, लेकिन इसे देख के जियान बस स्माइल करता है। वो कैजुअली अपने हाथ को उठा के बोलता है फ्यूटाइल, मेरे रिइंकार्नेशन डोमेन में मैं गॉड हूँ। उसके इस इशारे पे टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस कोलैप्स हो जाती है। इवन जो कुछ बिजलियों की चिंगारियां बज भी गई थी वो स्टैबू हॉल की दीवार से टकरा के रिफ्लेक्ट होने लगी थी। वो लीडर स्पिरिट भी उस गुस्से से भर जाता है। वो धारता है बुलशिट, सोल कॉम्बैट टेक्निक मर्मरिंग साउंड वेव। इसके स्केल्स चमकते हैं, फिर इसके मुंह से निकलता है वो एक्सट्रीमली टेरिफाइंग सोनिक वेव साउंड। जियान के सफर करने का समय था। सोल अटैक्स की टारगेट करते थे खुद सोल को। यहाँ वो अपनी इमोर्टल गोल्डन बॉडी के डिफेंसेस का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उसे रेस्ट करने के लिए अपनी सोल को यूज करना होगा। एक पल के लिए जियान कदम पीछे नहीं लगाता। सोल अटैक्स के इस लगातार बम्बार्डमेंट के सामने वो बस एंड्योर ही कर सकता है। उसकी बॉडी ग्रेजुअली इल्यूजरी हो जाती है। वो वहीं पे आंखें डिम हो गई थी। इस कंटिन्यूस सोल सप्रेशन के सामने जियान की सोल कमजोर होने लगती है। उसे लाके बोलते हैं नहीं, ये कंटिन्यू नहीं हो सकता। अगर ये चलता रहा वो रोर करता यू म्यूटियन ट्रांस। उसके मुंह से भी साउंड वेव इरप्ट होती है, लेकिन कोई डैमेज नहीं करती। क्लियरली जियान की सोल टेक्निक ये लेजर स्पिरिट वी से इंफीरियर थी। वो लेजर स्पिरिट वी सस्के बोलते हा 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 इंसान, हालांकि तेरी सोल पावर स्ट्रॉन्ग है लेकिन तेरी अटैक इनमें कोई शार्पनेस नहीं है। मेरी सोल कॉम्बैट टेक्निक है इमोर्टल रैंक की। इग्नोरेंट ह्यूमन मेरा सैक्रिफाइस बन। उसके सिर से टेरिफाइंग सोल वेव रिफ्ट होती है। एक एक्सट्रीम सोल स्टॉर्म फॉर्म हुआ था। वो वेंग 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 की आवाजें इस टैबू हॉल में भी स्पेस को क्रैक करने लगती हैं। ये फोर्स सीधा स्लैम होती है सोल जियान में, लेकिन इसी मोमेंट में जैसे इम्पैक्ट से पहले जियान का सोल अवतार जिसने अपनी आंखें बंद कर ली थी वो अचानक से होठों पे स्माइल को लेके आता है। वो दोहराता है सोल कॉम्बैट टेक्निक मर्मरिंग साउंड वेव। ये एग्जैक्टली वही टेक्निक होती है जो कुछ समय पहले लिजार्ड ने इस्तेमाल करी थी। दोनों ही साउंड रोज बूम बूम के साउंड से एक दूसरे टकराते हैं। उस लिजर्ड स्पिरिट भी उसकी बॉडी वॉलेंटली हिलती है। आंखों में डिसबिलीफ भर गया था। वो सोचता है ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन सोल जियान उसे मौका न देते हुए बोलता है इट्स ओवर, अपनी होली सोर्स एनर्जी को हैंड ओवर कर दे। मैं तो ये रिस्पेक्टेड 8th रैंक की हेवली ग्रेड पिल में रिफाइन करूंगा, या शायद एक होली 9th ग्रेड। ये टैबू पहले कमजोर हो चुका था। अब भी दोनों ट्रेनिकल सोल टेक्निक्स एक दूसरे से कोलाइड हो रही होती हैं। वो बैंग में बैंग के साउंड्स रुकते नहीं हैं। इन फ्लक्चुएशंस के संपर्क में आके लिजर्ड स्पिरिट बीस की बॉडी इंच बाई इंच कोलैप्स होने लगती है। हालांकि वो पावरफुल था लेकिन एट द एंड उसकी बॉडी रियल नहीं बल्कि सोल पावर से बनी होती है। और जब उसका सोल एडवांटेज न्यूट्रलाइज कर दिया जाए तो फिर डिफीट ये इनएविटेबल है। कुछ समय के बाद गूंजती है क्लंच क्लंच पफ की आवाजें। वो स्पिरिट बीस कंप्लीटली शैटर हो जाता है। इसकी ओरिजिनल लोकेशन पे दो ऊर्जाओं की धाराएं दिखाई देती हैं। इनमें से एक पेल गोल्ड थी, दूसरी होती एमरल्ड ग्रीन। ये जैसे एक दूसरे में बुनी हुई हो। इनमें से एक इंटॉक्सिकेटिंग ऑरा निकलता है। ज्ञान भॉइस से कोड के बोलता है होली एनर्जी का सोर्स। वो बिना हेजिटेशन की दोनों को कलेक्ट कर लेता है और कहता है इसके साथ मेडिसिन पिल मीटिंग ये सच में मेरे लिए अच्छी जाने वाली है। एक इशारे पे पहले सॉफ्ट टैबू गायब हुआ था। वो एक और इशारा करता है, एक लाइट बीम क्रैक की आवाज के साथ इस अंडरग्राउंड केव में छेद कर देती है। ये साफ तौर पे इशारा होता है कि असेसमेंट कंप्लीट हो चुका है। जियान कहता है अगर ऐसी बात है तो लेट्स गो। आई होप दुनिया भर के वो जीनियस मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। जियान जिस कदम बाहर लेने वाला होता है तभी एक सरप्राइज मिलता है। इस केव के एंट्रेंस में गूंजती है शव 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 की आवाजें। एक स्टिकी स्पाइडर वेब फैलता है जो उसके रास्ते को रोक लेता है। एट द सेम टाइम एक eerie और सिनिस्टर आवाज कहती है वेट अ मोमेंट, योर एक्सीलेंसी, आप होली एनर्जी के 2 पोर्शंस को ले चुके हो। फिर आगे इस आवाज की टोन और भी कोल्ड हो गई थी। ये आवाज आगे बोलती है लगता है ये कुछ ज्यादा ही एक्सेसिव है नहीं। जन तुरंत ही अपने कदमों को पीछे लेके अलर्ट हो गया था। उसे लाके खुद से बोलता है इतना अनलकी कैसे हो सकता हूँ मैं। बात ऐसी थी कि इस आवाज का जो स्रोत यानी कि सोर्स होता है वो इस अंडरग्राउंड वर्ल्ड से आ रहा था और इसमें एक अजीब सी टोन छिपी होती है जो जियान की कॉन्शियसनेस को भी डिजीनेस फील करवाने लगती है। और इसकी सबसे अजीब बात ये थी कि जियान के वीक स्टैंड के साथ भी वो बोलने वाले की कल्टिवेशन लेवल या फिर एग्जैक्ट लोकेशन को समझ नहीं पा रहा था। ये सच में स्ट्रेंज था। ये आवाज बस अपने ओनर को रिवील नहीं करती, ये हॉल में गूंजती रहती है जैसे जानबूझ के छिपने की कोशिश कर रही हो। ये बीइंग ही करके बोलता है क्योंकि होली सी एनर्जी के 2 पोर्शंस हैं, क्यों ना हम दोनों एक एक ले लें। जान पहुंच से कोड के कहता है फायर। ऑफ बूम के साउंड से इरप्ट होता है उसका होली फ्लेम हो रहा। वो साफ तौर पे इस जगह से फोर्सफुली बाहर जाने के तैयार था। वो स्ट्रेंज वॉइस फिर से सुनाई देती है जैसे इसने जियान के इंटेंशंस को समझ लिया हो। उसकी पहचान को एक्सपोज करते हुए बोलता है हालांकि एंडलेस फायर डोमेन टेरिफाइंग है लेकिन मेरे डेविल थ्रोन चाइल्ड के हाथ में से आज तक कोई नहीं बच पाया। इन आवाजों को सुन के जियान सिंपली क्रॉस लाइक पोजीशन में बैठ गया था। वो अपनी
आंखें बंद कर लेता है और बिना किसी अर्जेंसी के साथ बोलता है, क्योंकि तुम भी एक एल्केमिस्ट हो, यहाँ पे चूहे की तरह क्यों छुपे हुए हो? अगर दम है तो फिर सामने आके फाइट करो। जो जीतेगा वो होली फ्लेम सोर्स को ले जाएगा और हारने वाला चुपचाप जाएगा। उसने पहले सेंस किया था कि सो कॉल्ड प्रिलिमिनरी असेसमेंट, जो कि इतनी प्रीशियस होली सोर्स एनर्जी को देने के लिए तैयार है, इतना सिंपल कैसे हो सकता है? परहैप्स ये मेडिसिन टेंपल के द्वारा बनाई गई एक स्क्रीनिंग है, जिसमें सिर्फ सबसे पावरफुल लोग ही आगे बढ़ पाएंगे। चाहे कुछ भी हो, वो होली सोर्स ऑलरेडी उसके हाथ में था। तो फिर जियान को जल्दबाजी किसकी थी? जियान कैसे रिप्लाई को सुन के वो आवाज एकदम ग्लूमी हो जाती है। वो हम करके बोलता है केज ऑफ थॉर्न्स। इस अंडरग्राउंड हॉल के स्पेस में सुनाई देती है क्रैक क्रैक की आवाजें। फिर उन स्पेस क्रैक्स में से निकलती हैं बड़ी बड़ी ब्लैक शैडोज, जो अलग अलग डायरेक्शन से जियान के सर को टारगेट करती हैं। इसी पल वो अपनी आंखें खोलता है। सुनाई देता है बूम का साउंड। वो मैजेस्टिक सोल पावर फैली थी। जब दोनों फोर्सेस एक दूसरे में कोलाइड होती हैं, वो डार्क शैडोज फाइनली अपनी असली फॉर्म को दिखाती है। ये थिक सिनिस्टर थॉर्न वाइन्स थी, जिन पे पहने पहने कांटे लगे होते हैं। कांटों के ऊपर थी वॉलेंट इविल फ्लक्चुएशंस। ये और फॉरेन इविल रे से सिमिलर भी था, लेकिन फंडामेंटली अलग भी। जियान शॉक से बोलता है डेविल वर्ल्ड के लोग। बेसिकली उसने जिस मोमेंट में इन वॉलेंट फ्लक्चुएशंस को सेंस किया था, उसकी हार्ट बीट थोड़ी तेज हो जाती है, लेकिन वो भी हेस्टेट नहीं करता। होली फ्लेम की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। हम उन थॉर्न वाइन्स को तुरंत ही पिघल के खाक में बदलते हुए देखते हैं, लेकिन वो खाक उड़ती नहीं है, बल्कि जियान के पास आके गोल गोल घूमने लगी थी। इनमें से निकलती हैं टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस। ये ऐसे फॉर्म करती हैं डिस्ट्रक्टिव फॉर्मेशन को, जो फिर से जियान के हेड की तरफ स्मैश हुई थी। एक कोल्ड स्नॉट निकलता है ऑटम हेयर नीडल। हम फटाक से उन थॉर्न की राख के नीडल्स में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं। जियान की आंखें श्रिंक हो जाती हैं। वो बोलता है तुम डेविल वर्ल्ड के थॉर्न डेविल बॉय हो। ये कहते हुए जियान की हथेलियां वर्ल्ड को चीट डालती हैं, जिससे इनविजिबल नीडल्स भी शैटर हो गई थी। लेकिन अभी जियान के डार्क एक्सप्रेशन नॉर्मल नहीं होते। वो आवाज कहती, ओह तो तुमने मुझे पहचान लिया। फिर इसमें से एक बच्चा बाहर आया था। इसकी आंखें बिल्कुल इनोसेंट लगती हैं, लेकिन उसकी बॉडी की जो ब्लैक थॉर्न वाइन्स ढकती हैं, इनसे जियान भी डेंजर फील करता है। वो तब भी कदम बढ़ा कर रिप्लाई करता है, एक आ जाता है डेविल वर्ल्ड के अंदर एक ऐसा अजीब बच्चा मौजूद है, जिसे लोग थॉर्न डेविल चाइल्ड के नाम से बुलाते हैं। ये बस टेरिफाइंग कल्टीवेशन टैलेंट ही पोजेस नहीं करता, बल्कि इसकी मेडिसिन रिफाइनिंग ने इस दुनिया की टॉप में रखा जा सकता है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुमसे मेरी यहाँ मुलाकात होगी। के अंदर से बैटल इंटेंट इरप्ट हुआ था। साथ में राइज होती हैं होली फ्लेम्स, जो बज बज के साउंड के साथ स्पेस को डिस्टॉर्ट करने लगती हैं। उसके सामने रियलिटी इल्यूजन में बदलने लगती है, जैसे स्पेस और टाइम का फैब्रिक पिघल रहा हो। वो डेविल थॉर्न चाइल्ड जियान के सीरियस एक्सप्रेशंस को ध्यान से देखता है। फिर जैसे उसे रियलाइज हो गया हो कि जियान इस होली सोर्स को छोड़ने नहीं वाला, वो अपने सिर को हिला के बोलता है, जाने दो, हम फिर से फिनाले में मिलेंगे। दोनों ही पार्टीज की स्ट्रेंथ लगभग बराबर थी। दोनों ही होते हैं सेकंड लेवल रिइंकार्नेशन रैंक पे। अगर वो यहाँ पे फाइट करते हैं तो इससे फायदा इनके कॉम्पिटिटर्स को ही होगा। हालांकि सच था कि बिना होली सोर्स एनर्जी को हासिल करे हुए उसके लिए फाइनल स्टेज पे जाके टू जीनियसेस से कम्पीट करना मुश्किल होगा, लेकिन तब भी कुछ ऐसी चीजें थी जिसे डील करना होता है। और इससे भी जरूरी बात ये होती है कि जियान की बॉडी की होली फ्लेम ये उसकी डेविल वर्ल्ड एनर्जी के ऊपर टेरिफाइंग सप्रेसिव इफेक्ट को रखती है। अगर ऐसा ना होता तो डेविल थॉर्न चाइल्ड उसके ऊपर इतने शब्दों को बर्बाद नहीं करता। वो बात की जगह पर सीधा डकैती डालता। फिर कान में जुश जुश पफ की आवाजें जाती हैं और थॉर्न वाइन स्पेस के सीने को चीर के उस डेविल चाइल्ड के फिगर को ले गई थी। हाउएवर जियान उसके ऊपर अटैक नहीं करता। वो बस भौं से कोड के बोलता है, सच में अजीब है, बट डेविल वर्ल्ड की ऐसी एंटिटी भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए आई है। ये मेडिसिन पिल रिफाइनमेंट लगता है एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। वो भी फिर वॉइड को चीर के अंडरग्राउंड पैलेस से चला गया था। हालांकि कुछ ही मिनट्स पास हुए होते हैं, लेकिन बार बार हो रहे नए एक्सपीरियंस ये जियान को मेडिसिन रिफाइनिंग टेम्पल की पावर के बारे में बताता है। वो एक बार में स्पेस वर्ड का यूज करके डायरेक्टली अपनी डेस्टिनेशन में नहीं पहुंच पाता है, बल्कि वो बार बार वर्ड ट्रांसफर का यूज कर रहा था। एल्केमिस्ट के लिए पिल्स को रिफाइन करना इनकी प्राइड थी, लेकिन कॉम्बैट पावर इनकी स्ट्रेंथ नहीं होती है, क्योंकि इस जगह के अंदर स्पेशल कोऑर्डिनेट्स लगातार शिफ्ट हो रहे होते हैं। मेडिसिन टेम्पल इंश्योर कर पाता है कि इनके कोर तक कोई भी डेंजरस फिगर नहीं पहुंचेगा। हालांकि तरीका बहुत ही कॉशियस होता है, लेकिन ये इफेक्टिव भी था। जब जनरस लाइट पैसेज का इस्तेमाल करके उस नए रीजन में पहुंचता है, वो पाता कि बाहरी दुनिया ऑलरेडी चकाचक भर चुकी है। ये मेडिसिन रिफाइनिंग टेम्पल इमोर्टल रियम के तीनों हेवंस की सबसे पावरफुल फोर्सेस में से एक थी। अगर एल्केमिस्ट के परसेप्शन से देखा जाए तो ये इवन याओशी वंडरलैंड या मून गॉड पैलेस से भी स्ट्रॉन्ग होता है। इसके हेडक्वार्टर स्थित होते एक ह्यूज माउंटेन रेंज में, जिसे हम वॉलिंग माउंटेन्स के नाम से जानते हैं। ये ट्रेजर स्प्रेड मार्केट्स, मेडिसिन स्ट्रीट्स और वो खुशहाल डोमेन्स
मीटिंग्स होते हैं। यहाँ वो वैसे रेसेस और मेडिसिन फैक्शंस रहा करते थे जो यूनिक टैलेंट को पोजेस करते हैं। हालांकि इनके नंबर कुछ ही लाखों में होते हैं बट इनकी कलेक्टिव पावर टेरिफाइंग थी। और अब होती मेडिसिन पिल रिफाइनमेंट की ओपनिंग, इसलिए ये रीजन ऑलमोस्ट 5 लाख लोगों से भर चुका था। इनमें से ज्यादातर स्पेक्टेटर्स थे। ये उन हाई लेवल के एल्केमिस्ट से कनेक्शन बनाने की उम्मीद में थे। हमें कई लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं, कोई हंस के बोलते हाँ हाँ हाँ। लगता है इस बार की मेडिसिन पिल रिफाइन मीटिंग ये पहले से भी ज्यादा लाइवली होने वाली है। इसके रिप्लाई में कोई बोलते ऑफ कोर्स। इससे पहले रिफाइनमेंट कंपटीशन में पार्ट लेने वाले बस इंसानी दुनिया और इमोर्टल रियम से ही थे, लेकिन इस बार बाकी के 5 रियम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये डेफिनेटली एक अच्छा शो होने वाला है। कोई और बोलता है लेकिन तब भी फार्मासिस्ट बाकी के रियम्स में रेयर है। मेरे हिसाब से अब भी फाइनल कंपटीशन ह्यूमन वर्ल्ड और इमोर्टल वर्ल्ड के बीच में होगा। ये वॉलिंग माउंटेन्स जो कि नीचे से ऊपर तक एक बहुत बड़ा काले रंग का पत्थर होता है। यहाँ की रोड्स भी इनॉर्मस थी बट ऑलमोस्ट कोई भी इन पे कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। इवन वो एल्केमिस्ट जो कि स्पेशल पैसेज के थ्रू यहाँ पे आ रहे थे वो भी चुपचाप से बगल की सीढ़ियों पे चढ़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो काले रंग का एवेन्यू वो एक एंशिएंट प्रेशर से घिरा हुआ था। एक प्रेशर इतना पावरफुल कि बस वो 7th या उससे ऊपर वाले एल्केमिस्ट इस पे चलने के लिए क्वालिफाइड होते हैं। जैसे जियान और बाकी के लोग उनको शुरुआती असेसमेंट ट्रायल्स को पास कर लेते हैं। ऋषि शेट्टी का सिटी लॉर्ड इन्हें रियल कंपटीशन की जगह भेज देता है। वहीं पे अगर बात कर लिया रह गए पार्टिसिपेंट्स की तो बिखर गए होते इन्हीं लोगों में जो कि आगे की पिल रिफाइनिंग को एज अ स्पेक्टेटर्स देखेंगे। बेसिकली इस जमीन पे मौजूद लाखों फिगर्स इतने डेंस सीन को बना रहे थे जो देखने में ही सांसों को थमा सकता था। इस पर वॉलिंग माउंटेन के टॉप पे कई सिंपल लेकिन एलिगेंट बिल्डिंग देखी जा सकती है और इन इमारतों के बीच में होता है एक ह्यूज इनॉर्मस स्क्वायर जो कि कई हजार फीट चौड़ा होगा। ये स्क्वायर अभी खाली था। इसके बीच में 10 स्टोन प्लेटफॉर्म्स थे जिनमें एक एक करके कई एल्डरली फिगर्स अपीयर होते हैं। ये किस चीज का इंतजार करने लगते हैं। वहीं पे बाहर की तरफ क्राउड को इकट्ठा होना शुरू हो गया था। हमारा फोकस स्क्वायर के ऊपर कई डिग्निफाइड एल्डर्स के ऊपर जाता है। इनमें से जो 2 सबसे पुराने थे वो बोलने लगे थे। पहला वाला बोलता है ओल्ड लियाओ, अब आपकी यहाँ पे खेलने की उम्र नहीं रह गई है। इस एल्केमिस्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले कॉम्पिटिटर्स के नंबर सच में टेरिफाइंग लेवल तक पहुंच चुके हैं। वो व्हाइट हेयर्ड ओल्ड मैन जिसे एल्डर याओ कहा जा रहा था, ये अपने सामने की टेबल से चाय की कप को उठाता है और फिर कैजुअल आवाज में पूछता है कितने हैं और तुम इतने ड्रामेटिक क्यों हो रहे हो। इसके रिप्लाई में अपोजिट फिगर ने बस अपनी उंगलियों को उठाया था। वो एल्डर याओ इन 3 उंगलियों को देख के बोलता है 3000। नॉट बैड, लेकिन कुछ खास स्पेशल भी नहीं है। बट वो यंगर एल्डर कहता है नहीं एल्डर याओ ये 3000 नहीं बल्कि 30,000 है। ये सुन के वो एल्डर याओ जिसने मेडिसिन टी की बस एक सिप ली होती है वो तुरंत ही पफ की वैसा बाहर निकल जाती है। उसके एक्सप्रेशन चेंज हुए तो वो कहता है 30,000। उसकी आईब्रोज बार बार ट्विच होती है। इससे पहले होने वाली सारी मेडिसिन पिल मीटिंग्स में टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कभी 10,000 से ज्यादा नहीं हुए होते क्योंकि हाई लेवल के एल्केमिस्ट को ऑलरेडी प्राइसलेस ट्रेजर की तरह कंसिडर किया जाता था। लेकिन अब ऐसी मैसिव स्केल में अपीयर हो रहे हैं। आखिर वो स्टार्टल्ड क्यों नहीं होता। तभी बाकी के एल्डर्स भी एक दूसरे से ग्लैंसेस एक्सचेंज करते हैं। इनकी नजर जाती नीचे की डार्क स्टोन रोड की तरफ जहाँ हजारों फिगर पहले इंतजार कर रहे थे। एक एल्डर बोलता है ऑलराइट, क्योंकि ज्यादातर लोग आ चुके हैं तो चलो शुरू किया जाए। ये लिटिल फेलोज और वो देखने वाले लोग ये सब यहाँ पे अपने अपने एजेंडास को लेके आए हैं। लगता है वो इसका बहुत लंबे टाइम से इंतजार कर रहे होंगे और एल्डर्स ये सुन के कहते हैं बिल्कुल। लेकिन जब वे देखते हैं उस एल्डर याओ की तरफ इन सब की आंखों से हमें गहरी रिस्पेक्ट को झलकते हुए फील कर सकते हैं। जब स्पेक्टेटर्स में से कोई उन दोनों बुड्ढों की तरफ देखता है वो अपने मुंह को ढक के बोलता है क्या दोनों वही सेंट रैंक 9th ग्रेड के एल्केमिस्ट हैं। एक ऐसे लेवल का एग्जिस्टेंस इन ए ग्रेट 1000 वर्ल्ड की इवन वो टॉप लेवल की फोर्सेस भी बिल्कुल डेमी गॉड की तरह ट्रीट करेगी क्योंकि सेंट रैंक 9th ग्रेड के एल्केमिस्ट पहले से ही ग्रेट 1000 वर्ल्ड की एब्सोल्यूट पीक पे खड़े थे। सारे रीइंकार्नेशन एक्सपर्ट्स इनके सामने बाव करेंगे। जब लोगों के बीच में भुनभुनाने की आवाजें गूंजने लगी थी एक काम आवाज कहती है साइलेंस। ये ओल्ड मैन है मेडिसिन रिफाइनिंग टेंपल का सेकंड एल्डर याओ वुशेन और इस मेडिसिन पिल मीटिंग को हम मौजूद एल्डर्स जज करेंगे। इसकी आवाज तेज नहीं होती लेकिन इस समय पूरी माउंटेन रेंज जैसे शांत हो चुकी हो। जियान जो कि बड़े प्यार से स्टोन पाथ पे आगे बढ़ रहा था वो भी फ्लक्चुएशन को सेंस करके बोलता है तो ये शेन्यू रियल्म की पावर है। शेन्यू का मतलब था इमोर्टल असेंशन। हालांकि जियान हाफ स्टेप इमोर्टल असेंशन तक पहुंच चुका होता है लेकिन तब इस ओल्ड मैन और उसके बीच में एक बड़ा गैप था। कुछ ही समय के बाद जुनर और बाकी के लोग भी यहाँ पहुंच जाते हैं। जुनर हाथ ऊपर करके बोलती है ब्रदर जियान यहाँ पे। अब मेडिसिन पिल मीटिंग फाइनली शुरू होने वाली है। जियान भी अपने ग्रुप के पास
पास अपीयर होता है। आखिरकार शुरुआती असेसमेंट के लिए उसे अलग होना पड़ा था। फिर एक बार फिर से उसकी नजरें जाती हैं उस याओ वूचन के ऊपर, वो होली 9th ग्रेड का रियल्म। अगर जियान वहां तक पहुंच पाया तो एंडलेस फायर डोमेन सच में ग्रेड 1000 वर्ल्ड की पीक फोर्सेस में शुमार हो जाएगी। लेकिन जैसे प्रिंसेस चैनचन ने उसकी नजरों को समझ लिया हो, वो जियान के इरादों पर ठंडा पानी डाल के बोलती है, नहीं इतना आसान नहीं है। इस मेडिसिन पिल मीटिंग को इमोर्टल रियम में रखा जा रहा है और यहाँ इकट्ठे होने वाले पार्टिसिपेंट्स को ज्यादा ही डरावने हैं। ऑल्दो वो भी जियान की रिफाइनिंग स्किल्स पे भरोसा करती थी, लेकिन इतने सारे जीनियसेस का इकट्ठा होना उसे भी अनईजी फील करवाता है। क्राउड में भी उस बुड्ढे की तारीफें होने लगी थी। कुछ बोलते एल्डर याओ वूचन उम्र के साथ और भी स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। अब भले ही चिकनी चुपड़ी बातें चाहे कितनी भी हो रही हो, लेकिन ऐसे शब्द चालाक लोमड़ी के लिए मतलब नहीं रखते थे। या वूचन की नजरें किसी रूलर की तरह चारों तरफ घूमती हैं। वो अनाउंस करते हैं कि वो सारे पार्टिसिपेंट्स जो कि होली ओरिजिन को पोजेस करते हैं, ये जिनकी स्ट्रेंथ 6 ग्रेड तक पहुंच चुकी है, वो अपनी एल्केमिस्ट मेडल या होली ओरिजिन के साथ अरेना में उपस्थित हो। वहीं पे अगर तुम्हारे पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो इस मेडिसिन पिल मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए तुम क्वालिफाइड नहीं हो। इस वॉइस को सुन के हजारों दिल कांप जाते हैं। बस एक सेंटेंस ने कई लोगों की एम्बिशंस को बिल्कुल कट कर दिया था। हालांकि यहाँ पे हजारों लाखों लोग थे, लेकिन एल्डर याओ वूचन की नजरें कुछ के ऊपर पॉज होती है। वो खुद से बोलते हैं, इंसानी दुनिया, एंडलेस फायर डोमेन जियान, डेविल वर्ल्ड डेविल थॉर्न चाइल्ड, पोस्ट वर्ल्ड गुई वंजी और इमोर्टल रियम फ्लावर गॉड पैलेस हुआ का है। ये कुछ अलग है। इनमें से बेसिकली कुछ 10-12 फिगर होते हैं जो कि उनकी परसेप्शन में उभर के आ रहे थे। उनकी बात को सुन के एक बगल में खड़ा एल्डर बोलता है, और लिया क्या हम इनके बैकग्राउंड के बारे में इन्वेस्टिगेट करें? लेकिन एल्डर याओ वूचन अपने सर को हिला के बोलते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वरना लोग कहेंगे कि हमारी मेडिसिन रिफाइनिंग टेम्पल की सोच कुछ ज्यादा ही छोटी है। लेकिन तभी वो रुक के साय करके बोलते हैं, सच में अफसोस है, हमारी एल्केमी टेम्पल का वो पीयरलेस जीनियस जो कि इस समय 9th ग्रेड में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है, अगर वो यहाँ होता तो कंपटीशन अनडाउटेडली हमारा होता। लेकिन तब ये मानना पड़ेगा कि इंसानी दुनिया की एल्केमिस्ट फोर्सेस काफी जल्दी स्टेबलाइज हो रही है। लगता है इन्हें हमें सरपास करके ग्रेड 1000 वर्ल्ड की नंबर 1 एल्केमिस्ट फोर्स बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जब उनके शब्द खत्म होती अरीना बॉयल होने लगा था। हमारा फोकस उन पार्टिसिपेंट्स के ऊपर जाता है जिनके चेहरे डिससैटिस्फैक्शन से भरे हुए थे। ये झुंझुला के बोलते हैं, आखिर इसके पास होली ओरिजिन क्यों है? बगल में खड़ा बोलता है, मेरी ओपिनियन में ये बस प्योर लक है। तो कोई कहता है ये मैं क्यों नहीं हूँ। ऑफ कोर्स बोलने वालों का टारगेट जियान और बाकी के लोग थे जो कि होली ओरिजिन को पोजेस करते हैं। होली ओरिजिन ये 8th रैंक की होली पिल्स को रिफाइन करने की सक्सेस रेट को कई गुना बढ़ा सकती थी। ये इवन इनकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकती हैं। इसकी वैल्यू के ऊपर कोई डाउट नहीं किया जा सकता। जहाँ स्माइल करके बोलता है, ये ट्रबलसम है। ऑलरेडी कई हॉस्टाइल नजरों को फील कर पा रहा था। बेसिकली इस लेवल पे आने के बाद ये मेडिसिन पिल मीटिंग 8th रैंक सेंट एल्केमिस्ट का बैटल ग्राउंड रह जाता है। वहीं पे वो 7th और बाकी के रैंक के एल्केमिस्ट ये यहाँ पे बस परफॉर्म करते हैं, ना कि जीतने के लिए आए होते हैं। हमारा फोकस जाता है डेविल थॉर्न चाइल्ड के ऊपर। वो डिससैटिस्फैक्शन से भरी वॉइसेस को सुन के बोलता है, हाँ लगता है मुझे तुम सबको सबक सिखाना नहीं होगा। ये कहती है उसके शरीर की ब्लैक थॉर्न वाइन्स जो कि एक्सट्रीमली ऑप्रेसिव सोल फ्लक्चुएशंस को रेड करती हैं। ये शाबू की आवाजों के साथ आसपास घूमती है। फिर हमारे कान में जाती है कई पफ ऑफ आ वाली वॉइसेस। वो एल्केमिस्ट जो कि अपने मुंह को बंद नहीं कर पा रहे थे, इनकी सोल्स को तुरंत ही डैमेज पहुंच जाता है, लेकिन कोई भी सीरियसली इंजर्ड नहीं हुआ था। ये चिल्लाते हैं, तुमने मेरी सोल पावर को चुरा लिया, यू डीमन। लेकिन वो डेविल सोल चाइल्ड बस अपनी जीभ को निकाल के बोलता है, ये बस चेतावनी थी, अगर तुम और भी ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल हुए तो मेरा नेक्स्ट स्टेप इतना जेंटल नहीं होगा। वहीं पे जब इन फ्लक्चुएशंस को जियान और बाकी के होली ओरिजिन होल्डर सेंस करते हैं, ये एक दूसरे की आंखों में देख के बोलते हैं, लेट हुआ यू अनरियल। ये डेविल थॉर्न चाइल्ड कोई नॉर्मल अपोनेंट नहीं होता है। जब यहाँ की डिस्टरबेंस खत्म हो गई थी और लाखों नजरें टिक जाती हैं स्क्वायर के सेंटर पर बैठे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फिगर के ऊपर। कोई कहता है एल्डर याओ, तो पिल मेडिसिन मीटिंग शुरू हो सकती है। वो एल्डर याओ नोट करते हैं। इस स्क्वायर के सेंटर से गूंजती है डोंग 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 की आवाजें। ये टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन से भरा हुआ एंशिएंट बेल का साउंड पूरी माउंटेन रेंज को इंस्टेंटली सप्रेस कर देता है। इन साउंड वेव के अंदर छिपी हुई ताकत को महसूस करके जियान और बाकी कंपटीटर्स बोलते हैं तो ये शुरू हो रहा है। फाइनली एल्डर याओ वूचन अपनी सीट से खड़े हुए थे। वो हाथ फैला के बोलते हैं, क्योंकि आप सब तैयार हो तो ये ओल्ड मैन कोई शब्द बोलेगा। उनकी जेंटल वॉइस जो कि इंडिस्क्राइबल रिदम को रखती है, ये दिमागों को थमाने के लिए काफी थी। एट द सेम टाइम माउंटेन रेंज की कई सेंसेस शांत हो जाती हैं, जैसे एक नरम से हाथ ने इन्हें सहला दिया हो। लोग एक्साइटमेंट के साथ पूछते हैं, प्लीज डिटेल्स को बताइए। एल्डर याओ की आवाज गूंजती है कि मेडिसिन रिफाइनमेंट इसे 3 स्टेज
स्टेजेस में बांटा गया है और हर एक स्टेज इंडिपेंडेंट होगी। इस प्रतियोगिता का जो विजेता होगा उसे हमारे इमोर्टल मेडिसिन हॉल में थर्ड एल्डर की पोजीशन मिलेगी। हालांकि शब्द काफी काम होते हैं, लेकिन जब ये पहुंचते हैं सबके कानों में ये बिल्कुल बिजलियों की तरह फटे थे। लेकिन अनाउंसमेंट खत्म नहीं हुआ था। एल्डयाओ कहते हैं साथ में वो रिवॉर्ड्स जिन्हें पहले से अनाउंस किया गया है और मेडिसिन रिफाइनिंग टेम्पल की पूरी असिस्टेंस। हम फाइनल चैंपियन को सेंट 9th ग्रेड में ब्रेक थ्रू करवाने की हर कोशिश करेंगे। पहले शब्द तो बस थंडर जैसे थे, लेकिन अब इन कैजुअल वर्ड्स को सुन के सबको ऐसा लगता है जैसे हेवन कोलैप्स हो रहा हो, धरती फटने वाली और आसमान नीचे गिरेगा। एक मोमेंट के लिए दुनिया एब्सोल्यूट साइलेंस में चली जाती है। फिर वो इरप्ट हुआ था और वो क्या, वो था केओस। लोग कहते हैं क्या ओरिजिनल रिवॉर्ड्स के अलावा उस चैंपियन को सेंट 9th ग्रेड में एडवांस होने का मौका भी मिलेगा। पूरी माउंटेन रेंज में शॉक मॉन्स्टर वेव की तरह फैला था। सब जानते थे कि एल्केमिस्ट के लिए रैंक में एडवांस करना कितना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एल्केमी कल्टीवेशन की तरह नहीं होती है। एल्केमी के ब्रेक थ्रू में टाइमिंग, इन्वायरमेंट, टैलेंट, डेस्टिनी और कई कंडीशंस के साथ में काम करने की जरूरत होती है। एक 8th रैंक सेंट एल्केमिस्ट ऑलरेडी ग्रेट 1000 वर्ल्ड में डरावना स्टेटस रखता था, लेकिन 9th होली रैंक ये बिल्कुल अलग ही रियल्म होता है। कहने के तो बस एक लेवल का डिफरेंस है, लेकिन ये गैप जमीन और आसमान जैसा था। 8th रैंक एल्केमिस्ट सुपर पावर्स की ऑनर गेस्ट होते हैं, बट 9th रैंक एल्केमिस्ट ये सुपर पावर के होते हैं बिल्कुल ट्रू पिलर्स, जिनपे पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होता है। इवन अभी जन की आईब्रोज भी ट्विच हो जाती है। उससे बोलता है मेडिसिन रिफाइनिंग टेम्पल एक्चुअली में किसी को 9th ग्रेड में पुश करने के ऐसे मेथड को रखता है। उसके खून का बहाव तेज हो गया था। खुद 8th होली लेवल पे पहुंचने के बाद ही वो समझ पा रहा था कि 8 और 9th के बीच में कितना टेरिफाइंग गैप है। लेकिन एल्डर याओ जन को इतनी सर्टेनिटी के साथ बोलते हुए देख के आखिर उसका दिलो दिमाग कैसे नहीं हिलता। एल्डर याओ जन हैंडसीज को चेंज करने लगे थे। वो कहते हैं हमारे मेडिसिन रिफाइनिंग टेम्पल की प्रेस्टीज सबको पता है, इसलिए डाउट की कोई आवश्यकता नहीं है। खैर बहुत बात हुई। मेडिसिन पिल रिफाइनमेंट का फर्स्ट स्टेज सोल कन्फ्रंटेशन। प्लीज आगे बढ़िए। तुरंत स्क्वायर स्टेज से की एनर्जी राइज होने लगी थी और उन पार्टिसिपेट करने वाले एल्केमिस्ट की आंखें एक्साइटमेंट से जलती हैं। हाउएवर इससे पहला राउंड शुरू हो हम इस एपिसोड में यहीं पे ब्रेक लगाते हैं, क्योंकि हम उसे एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन तब भी आपकी जानकारी के लिए पहले राउंड का नाम है स्पिरिट वर्ल्ड अरीना। हम जहाँ पे कई वीडियो से मिलने वाले हैं। हमें फ्लावर पैलेस की डॉटर के बारे में मालूम पड़ेगा और लास्ट में एक सरप्राइज छिपा है। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे जैसे ही हम वीडियोस को रिलीज करते हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और जिनसे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं हो रहा है वो आज ही उसे देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली जैसा शुरुआत में बताया चैनल की मेंबरशिप्स ओपन है। सबसे बेस लेवल 29 से शुरू हो जाता है। आप किसी लेवल में ज्वाइन करके हमेशा और उसे एक एपिसोड आगे रह सकते हैं। लेकिन अगर उससे भी आपका पेट न भरे, रहना चाहते हो हमेशा 2 से 3 पार्ट्स आगे, तो अपग्रेड कर लो इमोर्टल एम्पायर उसी ऊपर। ज्वाइन का ऑप्शन आपको मिलेगा चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा है हमें उसके बारे में लिख के बिल्कुल बताना, जिससे हम आपके लिए और भी ऐसा कंटेंट लगातार ला सकें। सो या दिस इज गुड बाय।